सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, अभी जो पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं उन हालात को देखते हुए मुझे अमेरिकन राइटर, शायर और मुसन्निफ खलील जिब्रान की द पिटी नेशन की नज़म याद आ रही है, जिसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ है कि काबिल रहम है वो कौम जिसके पास अकीदे तो बहुत हैं मगर दिल यकीन से खाली हैं। काबिल रहम है वो कौम जो बातें बनाने वाले को अपना सब कुछ समझ लेती है और चमकती हुई तलवार से बने ठने फाते को अपना अंदाता समझ लेती है। काबिल रहम है वो कौम ज़ाहिर ख्वाब की हालत में भी हवस और लालच से नफरत करती है मगर आलिम बेदारी में मफाद परस्ती को अपना शुआर बना लेती है। काबिल रहम है वो कौम जो जनाजों के जुलूस के सिवा कहीं और अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती और माजी की यादों के सिवा उसके पास फख्र करने का कोई सामान नहीं होता। उस वक्त तक सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज नहीं करती जब तक उसकी गर्दन ऐन तलवार के नीचे नहीं आ जाती। काबिल रहम है वो कौम जिसके नाम नहाज सियासतदान लोमड़ियों की तरह मक्कार और धोखेबाज हों, जिसके दानिश्वर महज शोबेबाज और मदारी हों। काबिल रहम है वो कौम जो अपने नए हुक्मरान को ढोल बजाकर खुश आमदीद कहती है और जब वो इक़्तिदार से महरूम हो तो उन पर आवाज़ें कसने लगती है। और नाजरीन, काबिल रहम है वो कौम जिसके अहल इल्म दानिश वक्त की गर्दिश में गूंगे बहरे होकर रह गए हों। और काबिल रहम है वो कौम जो टुकड़ों में बढ़ चुकी हो और जिसका हर तबका अपने आप को पूरी कौम समझता हो। ये बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ नज़म है अगर आप इसको समझें। और इसी नुक्ते से मैं आगाज़ करूँगी जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, जो ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी है। झलक तो कुछ यूँ रहा है कि आज जो खबरें सामने आई हैं और जो अमरीकी सफ़ीर कैलीक्राफ्ट की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा गया है, लग ही रहा है कि अब जो जंग के बादल थे वो छटने लगे हैं। क्या वाकई ऐसा ही कुछ हो रहा है? थोड़ा सा मैं आपको ख़त का बता दूँ, फिर गुफ्तगू आगाज़ करती हूँ। जो ख़त है जो अक़वाम मुत्तहिदा में लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 51 उसी का सहारा लिया गया है। और आर्टिकल 51 नाज़रीन ये कहता है कि हमला आवर मुल्क पर लाजिम है कि वो सलामती कौंसिल को फौरी तौर पर इस हवाले से आगाह करे, खबर दे कि उसने ये जो हमला किया है ये अपने दिफा में किया है। और ये कहा गया है अमेरिका की जानिब से कि वो ईरान से गैर मशरूत और संजीदा मुज़ाकरात चाहता है, यानी कि जंग का कोई भी इम्कान फ़िलहाल नहीं लग रहा है। फ़िलहाल इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें कराची स्टूडियो से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। शौकत बसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। गजनफर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। आज की खबरें कुछ अच्छी हैं, लग तो रहा है कि जंग के बादल छट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को अब हम इख्तिताम समझें कि अब कुछ ऐसे आसान नहीं है कि जंग हो सकती है? असल में जो ट्रंप की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, जो एक उसकी जो मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ जो माजी में जो बिहेवियर और जो पॉलिसी रही है उसके अगर आप देखें तो पहले उसने नॉर्थ कोरिया के साथ जब बातचीत हुई थी तो उसने बहुत बड़ी एंटी नॉर्थ कोरिया के साथ रेस की, बहुत प्रेशर डेवलप किया और बहुत सारे बयान आए कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अल्टीमेटली वी विजिटेड नॉर्थ कोरिया और फिर वहाँ से मुज़ाकरात की बात शुरू हो गई। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ इनिशियली काफ़ी ट्रंप साहब ने दाएं बाएं इधर उधर हर किस्म के बयान दिए, फिर उन्होंने मुज़ाकरात की बात कर दी। इमरान खान साहब गए तो जी मैं कश्मीर का मसला हल कराना चाहता हूँ। अब ईरान के खिलाफ बड़े अरसे से बातचीत दे रहे थे। ईरान के मुताल्लिक उनका जो ग्रीवेंसेस हैं या उनकी जो पॉलिसी है जो 1953 के बाद से वो ईरान में इंटरफेरेंस भी करते रहे और रिजीम चेंज भी चाहते रहे और वहाँ पे जो इनकलाब है उसके खिलाफ भी बात करते रहे। तो उस तमाम तनाजुर में ये हमला कासिम सुलेमानी पे जो एक दहशतगर्दी, जो एक रियासती दहशतगर्दी ताल्लुक रखता है, जिसको किसी तरह भी आप एक महज़्ज़ब मुल्क की पॉलिसी के तौर पे या सुपर पावर जैसे स्टेटस रहने वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते, वो तो फिर एक प्राइम मिनिस्टर भी एक प्रॉक्सी बन गया है। ही इज बिकम अ टेररिस्ट, या अगर नहीं तो वो टेररिज्म की प्रॉक्सी बन गया है। या वो जो जियोनिस्ट लॉबी इंडिया में वहाँ बैठी हुई है इजराइल में, उसकी प्रॉक्सी बन गया। अब वो टारगेट करने के बाद जो उनकी स्पीच है उसमें कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात भी चाहते हैं। तो लगता ही है कि वो
एक जो है एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके, जिसको आप स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन कहें या पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन कहें, वो क्रिएट करके वो जो एक बात होती है जो पोजीशन वेस्टर्न से बात, अगर आप देखें तो तालिबान अमेरिका से बातचीत भी कर रहे हैं और तालिबान अमेरिका की फैसिलिटीज पे हमला भी करते हैं, नो वॉर पैक्ट भी नहीं चाहते। तो वो कहते हैं कि हम पोजीशन ऑफ वेस्टर्न से बात करें ताकि हम अपनी चीजों को डिक्टेट कर सकें। क्योंकि कल जो ट्रम्प ने जो स्पीच की है उसमें एक तो उसने ईरान से मुज़ाकरात की भी बात की, फिर जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है माइक एस्पर, उन्होंने जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की तो उसने कहा कि जी हम जंग नहीं चाहते लेकिन हम रिस्पांस देने का हक महसूस रखते हैं। ईरान भी ये कहता है कि जी हम जंग नहीं चाहते लेकिन हम रिस्पांस जरूर देंगे। तो ये दोनों तरीके से जो दोनों तरफ से सिलसिला चल रहा है, ये मिडिल ईस्ट में टेंशन तो बढ़ाएगा। बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन मैं वापस आऊंगी, गजनफर साहब हमारे साथ रहेगा, नजमुद्दीन शेख साहब में ज्वाइन करें, साबिक सफीर हैं। नजमुद्दीन बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं जो अभी सूरत हाल फिलहाल हमने देखी है कि दोनों जानिब से कहा गया कि हम जंग नहीं चाहते बल्कि मुज़ाकरात चाहते हैं, फिर अमेरिका भी ये कह रहा है कि गैर मशरूत संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं। आपके ख्याल में जंग के बादल छट रहे हैं? हाँ, इस वक्त मुझे लगता है कि कुछ अरसे के लिए किसी जंग का तो इम्कान बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या किसी किस्म के हमले होंगे जिसपे अमेरिका को ये ख्याल होगा कि उनको रिटेलिएट करना है। उनको पता है कि रिटेलिएशन से जो वहाँ पे हैवक होगा, जो कंफ्यूजन होगी, उसमें सबके लिए एक नुकसान होगा। वो कहते रहे कि हम अभी ट्रम्प साहब की स्पीच का जो जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा वो बिल्कुल सेल्फ रिलायंट हैं तेल और गैस के सिलसिले में, हमें गल्फ पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके इत्तेहादी जो हैं और जो इनके इक़्तिसादी पार्टनर्स हैं, जो उनके तिजारती पार्टनर्स हैं, उन सब का अगर तेल वहाँ से बंद होता है तो बहुत बुरी होगी उनके लिए होगी, खास तौर पे पाकिस्तान के लिए होगी, लेकिन बाकी मुल्क के लिए भी होगी। तो ये तो नहीं करने लगे, लेकिन क्या छेड़खानी और होगी, किसी किस्म की रिटेलिएशन होगी, मुझे उसके भी इस वक्त इम्कान कम है, क्योंकि ईरान भी चाहता है कि इसको अभी आगे न बढ़े इस वक्त, क्योंकि ईरान की अपनी इक़्तिसादी सूरत हाल अच्छी नहीं है और वो नहीं चाहेगा कि इस वक्त कोई चीज़ ऐसी हो। जब ये इन्होंने हमला किया उस वक्त ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने इत्तेहादी हैं, यमन में हैं या इराक में हैं या सीरिया में हैं, उन सब से कहा था कि आप अभी कुछ मत कीजिएगा, इसका इस वक्त हमें मोहतात होने की ज़रूरत है और अभी कुछ नहीं होगा। खamenei साहब ने ज़रूर ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये यहाँ से निकलें, और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद ये भी कैलकुलेट किया हो कि जो बाइबल बेल्ट है, जो ट्रम्प का सपोर्टर है, हिमायतकार है अमेरिका में, उसको मशरक़ वस्ती से निकलने का शौक है, यानी न सिर्फ मशरक़ वस्ती से, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया भर में से अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करके वो घर पे रखें, क्योंकि वहाँ पे वो कैजुअलिटीज नहीं चाहते। तो अगर ट्रम्प अपनी बाइबल बेल्ट के लिए अपील करेगा तो उस अपील में उसको कुछ ट्रूप्स को वापस बुलाना पड़ेगा। अभी इन्होंने जो ट्रूप्स भेजी है कुवैत में, मेरा पहला ख्याल ये है कि उसने कहा कि साहब अब हम और सैंक्शंस लगाएंगे ईरान पे, ये बेमाने हैं। जो सैंक्शंस लग सकती थी वो उन्होंने लगा चुके हैं, और इस वक्त मुझे ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि साहब अब 1000 सैंक्शंस जो लगा चुके हैं 1010 सैंक्शन कर देंगे, जिसका ईरान पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। असर ईरान पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। मैं आती हूँ आपकी जानिब, शौकत बसर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बसर साहब, वज़ीर आज़म ने आज एक ट्वीट भी किया और फिर उन्होंने आज तकरीब से खिताब किया, उन्होंने उसमें भी बारहा कहा, इससे पहले ISP की जानिब से भी बयान सामने आया कि पाकिस्तान किस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मैंने अब कह दिया वज़ीर ख़ारजा को कि वो जाएँ ईरान का दौरा करें, वो जाएँ अमरीका का दौरा करें। क्या पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर सकता है दोनों ममालिक के दरमियान? समझिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ आज बड़ा खुशाइंद है कि ये जो ख़त लिखा गया है, जहाँ पे आप भी जिसको डिबेट कर रही हैं कि जिससे वो जो जंग के बादल मंडला रहे थे, ये पूरी खौफ की फ़ज़ा तारी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा। और जाहिर है कि अगर जंग छिड़ती है तो उसके असरात सिर्फ उन ममालिक तक तो रहते नहीं हैं,
उसमें तो पूरा जैसे हम जाहिर है हम हमारे हमसाए हैं, पूरा खित्ता लपेट में आता, पूरा खित्ता लपेट में आता। तो मैं समझता हूँ सेंस प्रिवेल कर रही है। अमेरिका ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी इस तरह के हमले की, नहीं करना चाहिए था, पर उन्होंने किया, उसका जवाब रिटेलिएट उन्होंने किया। तो हमारा तो मौक़िफ़ हुकूमत का डे वन से आपको पता होगा कि जो लास्ट परवेज़ मुशर्रफ का रजीम था, जिसमें हमने एक हिस्सेदार बन गए एक जंग के साथ और एक फ्रीक के साथ खड़े हो गए, कितना उसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। 70,000 के करीब लोग हमारे शहीद हो गए, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के सिविलियन। तो डे वन से यही स्टेटमेंट आया था, आपको याद है, पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर ख़ारजा ने भी, कि हम लोग किसी का साथ नहीं देंगे, हमारी सरजमीन किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, आप देख लीजिए कि जब यमन वाला इशू हुआ था उस वक्त भी हमारा स्टांस यही था कि हमने फ्रीक नहीं बनना, हम अमन के लिए काम करेंगे। हम लेकिन अमन के लिए कैसे काम करेंगे ना, अभी मीडिएटर बनेंगे कैसे? अब सऊदी अरब और ईरान वाला मामला था, उसमें भी वज़ीर आज़म ने पेशकश की थी, दौरा भी किया था, लेकिन कुछ कारगर साबित नहीं हुआ था। इस सूरत हाल में जो कि बहुत कशीदा है, कि पाकिस्तान वाकई मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है? देखिए सुमैया, आपने बहुत पॉइंट अच्छा उठाया। जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे ईरान और फिर सऊदी अरेबिया गए थे, इन्हीं रीज़न जो बैकग्राउंड में चल रही थी, यही वजूहत थी जिनके ख़तरात थे कि दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। हमें उन दोनों को समझाना है, हमें उन दोनों को बताना है कि इसमें सबका नुकसान है, ना करें। तो अभी भी जिस सालिस का क्या होता है, मतलब जाहिर है कि हम ये कह रहे हैं कि हम रोल प्ले कर सकते हैं कि आप अगर ईरान का दौरा कर रहे हैं या अमेरिका का कर रहे हैं या बाकी ममालिक का भी करेंगे, तो यही समझाया जाएगा कि हम आपको बैठा सकते हैं, बातचीत करवा सकते हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं है, टेबल पे बैठिए, डायलॉग कीजिए। लेकिन मैं एक समय बात कहना चाहता हूँ, देखें मैं इसको पहले दिन भी मैंने ये बात कही थी, जिस तरह ये जो मोदी जो दहशतगर्द है, जो मूजी है, आपको याद होगा जब इलेक्शन आया था उसने भी यही हरकत की थी। अब यहाँ भी हम समझ रहे थे कि चूंकि अमेरिकन इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इलेक्शन हिस्टेरिया था, और ये अच्छा, ये सवाल मैं आपसे करूंगी, फिर मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। गजनफर साहब, ये तो अगर ईरान कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं, अमेरिका कह रहे हैं हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कासिम सुलेमानी का मामला नहीं था, इराकी मलेशिया के उहदेदारान भी थे जो इसमें मारे गए थे इस हमले में, वो भी कह रहे हैं कि हम अमेरिका से अपना बदला लेंगे, उन्होंने भी बदला लेने का ऐलान किया है। तो मामला थम जाएगा क्या? अमेरिका इराकी मलेशिया को इतनी अहमियत नहीं देगा? आप क्या समझते हैं? इराकी तो मलेशिया की तो, इराक की तो अमेरिका ने पहले ही तबाही और बर्बादी कर दी है। अब इराकी मलेशिया जा क्या करेगा? कोई प्रॉक्सी अटैक कर देगा किसी बेस के ऊपर, वो तो पहले भी हो चुका है बेस के ऊपर। बाकी उन्होंने इतना किया कि इराक से कल अमेरिकी फोर्सेस कुछ विड्रॉ कर रही थी, तो उन्होंने सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर पत्थर मारे हैं दबा के उनके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स पे। इराक के अंदर तो कैपेसिटी नहीं है रिस्पॉन्ड करने की, वो कह तो रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने बुरी तरीके से इराक को तबाह किया है कि उसके वहाँ पे आप कहें कि कोई आम डिजास्टर। और कासिम सुलेमानी क्या कर रहा था? कासिम सुलेमानी ने इराक के अंदर जो अमेरिका ने ये जो दाइश जो ट्रेन की थी CIA ने, और जिस तरह उन्होंने उसको इक्विप किया था, जिस तरह उन्होंने अमेरिका अबू बकर बगदादी को लेके आए थे, जिसका ट्रम्प कल खड़ा हुआ झूठ बोल रहा था, खड़ा हुआ कि जी वो उसने ये किया। इन्होंने खुद, ये जनरेशन सबसे बड़ी दहशतगर्दी को फंड करता है तो अमेरिका करता है ना, सबसे दहशतगर्द ग्रुपों की ट्रेनिंग करता है तो अमेरिका करता है। उसामा बिन लादेन को कहाँ से रिक्रूट किया था, बगदादी को कहाँ से रिक्रूट किया, दाइश कहाँ ट्रेन की, D30 ब्रिगेड कहाँ ट्रेन किया। इसलिए जो है ये अब इराक के पास से कैपेसिटी नहीं है। ईरान ने, जैसे हमने पहले भी अर्ज किया था कि ईरान अब ऑल आउट वॉर में तो जा नहीं सकता, क्योंकि किसी की भी किस्म की वॉर में जाने के लिए आपको एक टारगेट चाहिए। अब ईरान का टारगेट अगर अमेरिकन फोर्सेस हैं तो उनको कहीं डिप्लॉयड होना चाहिए, या वो कुवैत में आके खड़ी हो जाए या सऊदी अरब में, और आपका बॉर्डर टू बॉर्डर कांटेक्ट हो और आप जाके, वो तो नजर नहीं आ रहा। या अगर सी लेयर्स के ऊपर उनके मैरीटाइम एसेट्स अमेरिका के खड़े हैं तो उनको किसी मिसाइल के जरिए अटैक किया जा सकता है। ईरान के पास, अमेरिका के पास बड़ा इफेक्टिव एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो अब ये जो इराक की तरफ से जो बातें आ रही है वो इमोशनलिज्म में तो ठीक है, लेकिन जो हम हमारे मुसलमान जो जिस तरह ईरान ने, इंडिया, अमेरिका ने हमें इनकैपेसिटेट इराक को कर दिया, अपना लीबिया को कर दिया, इसलिए कि इजराइल चाहता था कि ये इन मुल्कों की जो मिलिट्री पावर है, जिनकी पॉलिटिकल पावर है, उसको सैप किया जाए, तो वो तो उन्होंने कर दिया। तो अब ईरान है उसमें, जैसे पहले था कि ईरान ने अगर कुछ करना है तो वो यही
वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये बेहतर है कि दोनों की तरफ से एक इम्प्रेशन आ रहा है कि जी हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। ईरान की तरफ से भी आ रहा है ईरान, लेकिन उसमें एक चीज जो इरिटेटिंग रहेगी अमेरिका के लिए वो ये है कि ईरान ने कल ऐलान कर दिया है कि न्यूक्लियर पैक्ट जो है उसके अंदर से निकल रहा है। और कल ट्रंप ने जो कहा है उसकी दो चीजें सोचने वाली हैं। एक उसने कहा कि हम अमेरिका के ईरान को न्यूक्लियर पानी बनने देंगे, दूसरे ने कहा हमारे पास हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पे ईरान की अपना एटॉमिक फेस्टिवल हो रही है, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो आप अगला अटैक वो हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल से उनकी उस तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका उसने कल इंडिया दे दिया है अपनी। अगर लोगों ने उसको बाय नहीं किया तो और बात है, लेकिन उसने ठुकी छुपे लफ्जों में इस चीज का इंडिया दे दिया है। तो अगर ये हुआ तो फिर ईरान के पास और एक बन जाएगा उनके लिए, उनको कहीं ना कहीं इस चीज को जाके काउंटर अटैक करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अगर कुछ वो ताकतें जो दुनिया में कोई रेलेवेंस रखती है या जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अभी चाइना और रशिया का आ जाता है, और रशिया कोशिश कर रहा है, जैसे अगर सीरिया में प्यूटन गया है मिलने के लिए तो एक मैसेज है अमेरिका के लिए कि जी आप इस इलाके में आगे कुछ कर नहीं सकते या हमारे खिलाफ। मैं वही सवाल उठाऊंगी, यही आपकी बात से ही जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है जो नजमुद्दीन शेख साहब की जानिब में लेकर जाऊंगी। नजमुद्दीन साहब, जो जौहरी मुआहिदा जिसकी अब पासदारी ईरान नहीं करेगा वो कह चुका है, इस जौहरी मुआहिदे पर तो रूस ने और चीन ने भी दस्तखत किए थे, लेकिन दोनों की तरफ से हम देख रहे हैं खामोशी है जब से ये मामला शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो वाकई अपना किरदार अदा कर सकते हैं इन मामला को सुलझाने के लिए? नहीं, देखिए, ये दोनों मुल्क खामोश नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो JCPOA है उसके हमने भी दस्तखत किए हैं और हम चाहते हैं कि इसको जिंदा रखा जाए। और उन्होंने ये नोट किया है कि ईरान ने कहा है कि अगर आप ये चीज़ें दुरुस्त करना चाहते हैं तो जो चीज़ें हमने की हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं और हम पूरी कंप्लायंस में होंगे। उन्होंने ये भी देखा है कि ईरान ने कहा है कि IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ हमारा ताउन जारी रहेगा, इंस्पेक्शन जो है वो भी जारी रहेंगी। इस सिलसिले में एक वाक़या हो चुका है जहाँ पे IAEA के एक इंस्पेक्टर्स आई थी और वो कुछ कैमरा या और चीज़ लाई थी जो ईरानी ने पकड़ ली थी, लेकिन वो भी वाज़ेह करता है कि अभी तक उनका IAEA के साथ ताउन जारी है और वो जारी रखने का वादा कर चुके हैं। देखिए, इस वक्त मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे मैं समझूं कि अगले कुछ दिनों में या अगले हफ्तों में भी कोई वाक़या इस नौइयत का होगा कि जंग के आसार पे किसी किस्म का हथियारी हमला अमेरिका ईरान पे करे या वाइस वर्सा। इस वक्त वो मौका नहीं है और मेरी नज़र में अभी इसके होने का कोई इम्कान नहीं। ये कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह इसमें इर्रेलेवेंट है, क्योंकि अगर अमेरिका अपनी मिलिट्री माइट इस्तेमाल करता है तो ईरान के पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि उसको वो रिटेलिएट कर सके। उसकी रिटेलिएशन सिर्फ इलाके में हो सकती है और वो इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि सऊदी अरेबिया को, कतर को, कुवैत को, अमीरात को, सबको ये अश्योरेंस देना चाह रहा है कि हमारी जंग आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ नहीं लड़ना चाहते, हम सिर्फ अमरीकी अफवाज जो हैं उन्होंने हम पे हमला किया है, हम उसको वापस करना चाहते हैं। और समझदार रवैया अख्तियार किया है कि हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमें रहना है और वो जो भी हम पे शकूक हैं उनको दूर हो न हो, लेकिन हम कोशिश वही जारी रखेंगे। और ये न हो कि हमारी अमेरिका के साथ जो इख्तिलाफात हैं उसकी बिना पे आप विक्टिम्स बन जाएं, और हम आपको विक्टिम्स बनाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी रहेंगे, वो दूर है, वो आए ना आए, लेकिन हमको एक दूसरे के साथ रहना है। अब सऊदी अरब ममालिक में शकूक है कि ये कहता तो है ईरान, लेकिन ईरान हम पे हावी होने चाहता है, एक शिया क्रशन बनाना चाहता है। ये चीज़ें भी हैं, लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो शिया क्रशन वाली
न यमन में हूती इतना शरी शिया हैं, न सीरिया में जो अलवी हैं वो भी इतना शरी शिया नहीं है, और सीरिया में भी ज़्यादातर जो अलवी इन्फ्लुएंस है वो भी इससे डिस्टिंक्ट है। ये देखिए, इसको आपको देखना इस नज़र से है कि इस वक्त ईरान के लिए, ईरान के मफाद में क्या है, ईरान के लिए ईरान मफाद में क्या है। पॉइंट टेकन। नजमुद्दीन शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बसर साहब का जो टेक है इस सेगमेंट का वो ब्रेक के बाद हम आपके लिए आके लेंगे। ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज एक और नया तनाज़ा फवाद चौधरी साहब ने क्या खड़ा किया है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की हालिया कशीदगी के हवाले से। तो आप जो नुक्ता उठा रहे थे बसरा साहब के, जब बात आती है कि इंतखाबात होने वाले हैं तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सदर ट्रंप का ये इक़दाम जो मुआवजे की कार्रवाई है उससे तवज्जो हटाने के लिए भी किया गया। तो आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इंतखाबात में जो सदर बनने के जो इम्कानात हैं उनके वो कम हो गए हैं इस हमले के बाद? इसमें ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, बिल्कुल। एक तो जाहिर है कि इलेक्शन और दूसरा उनका जो इम्पीचमेंट वाला सिलसिला चल रहा था, मुआवजे वाला, दोनों पैरेलल चल रहे थे। और आप देख लीजिए कि अगर उसके पीछे कोई मकासद होते तो पूरी दुनिया को पता चलता। उनके मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठने लग गई, आप हमें सबूत फराहम कीजिए, यूएनओ में बातें होने लग गई। तो मेरा ख्याल कहता है कि ये उनका पागलपन था। और दूसरा एक एलिमेंट ये भी है कि इतना बैलेंस ख़राब हो गया दुनिया का कि वो ताकत के नशे में और इस तरह बिल्कुल ये समझते हैं कि हम सुपर पावर हैं, जिस पर मर्जी चढ़ दौड़े, हमें कौन सा पूछने वाला, कोई जंगल के अपने आप को बादशाह समझते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा ऑल इज़ वेल लैंड इज़ वेल, कि अगर सेंस प्रिवेल हुई है। और जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है, हमने हमेशा माजी के अंदर पराए की जंगों में हम लोग जाते रहे, और लोगों के मकासद थे और लोगों के मफादात थे, नुकसान हमें पहुँचता रहा। और हमारी हुकूमत का मकसद और पाकिस्तान का मकसद मेन ये होना चाहिए कि हमें सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों मुसलमान ममालिक हैं, हमें इनमें सुलह करवानी चाहिए, इनमें अमन लेके आना चाहिए। इसमें दुनिया का भला है। और बदकिस्मती ये है कि ये जो मुसलमान ममालिक में स्टार्ट में जो बात कर रहा था, जो इत्तेहाद नहीं रहा, जो यकजहती नहीं रही, तमाम के अपने अपने मफादात हैं। अब कश्मीर वाला मामला देख लीजिए, क्या हुआ कि एक तरफ यही ममालिक थे जो जाके भारत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब फ़लस्तीन वाला मामला देख लें तो मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले तो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होना चाहिए। जब हम इकट्ठे होंगे तो किसी की जरूरत नहीं होगी किस तरह हम पर चढ़ दौड़े और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। बिल्कुल सही। मुस्लिम उम्मा को इस वक्त मुत्तहिद होने की शदीद ज़रूरत है। तमाम मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि इस पर बैठें और गौर करें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक मामला हुआ आज, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो चेयरमैन हैं क़िबला, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो नैब ऑर्डिनेंस हैं उसके कुछ जो शिक़ें थी उनको उन्होंने कहा कि ये गैर इस्लामी हैं। उन्होंने कहा 14D, 15A और 26 जो हैं वो गैर शरई और गैर इस्लामी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो तौहीन आमेज़ मवाद है उसको भी अपलोड करने पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कुछ दफ़ात को हम कह रहे हैं और इस पर बात करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया फवाद चौधरी साहब का, और उन्होंने कहा कि मुझे समझ से मेरी बालातर है कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की। उन्होंने ये भी कहा कि तश्कील 9 करने की ज़रूरत है। कुछ संजीदा सवालात हैं उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, वो ये कहते हैं कि ऐसे इदारे पर जिस पर इतने करोड़ रुपए खर्च करने का जवाब मेरी समझ से बालातर है। फिर उस पर जवाब भी आया, ज़ाहिर उनकी ट्वीट पर रद्द-ए-अमल क़िबला याद साहब ने दिया और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने जो ट्वीट किया है हमारी समझ से बालातर है। उन्होंने एक चीज़ कही, वो ये थी कि अगर कुछ शरई दलील हो तो वो फवाद चौधरी साहब ज़रूर दें और उसको हम देखेंगे। अलबत्ता ये जो बात उन्होंने की है ये हमारी समझ से बालातर है। इस पर ज़रा बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार, सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बसरा साहब, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, और अभी हम ब्रेक में ही बात कर रहे थे कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपनी वजारत को देखने के बजाय दूसरों की वजारतों में कब तक टांग अड़ाते रहेंगे? इसमें पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं समझ आई कि नज़रियाती काउंसिल का ये क्या डोमेन बनता था कि वोट किस तरह गुफ्तगू करते, और ऊपर से फिर जो रिएक्शन आ गया फवाद चौधरी साहब का, वो भी मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं था और बिल्कुल ये दोनों तरफ से बात नहीं होनी चाहिए थी। ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन होनी है कि कौन से कवानीन बेहतर हैं, कौन से कवानीन बेहतर नहीं हैं। एक बात तो वैसे चलें, चूँकि ये बहस और ज़ाहिर है कि आजकल मीडिया में ऐसी चीज़ें आती हैं तो डिस्कस भी होती हैं, ये इसको देखने की वैसे ज़रूर है
कि हमने ये जो नजरियाती काउंसिल बनाई है उसके ऊपर वो क्या लेजिस्लेशन करते हैं, उसमें अवाम की कितनी बेहतरी है, अवाम के लिए क्या कवानीन बना रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप भी तायद करेंगे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात पे कह रहा हूँ कि हमें तमाम इदारों में तब्दीलियाँ तो लेके आनी चाहिए, वहाँ पर जो नए हालात हैं, नए मामलात हैं, उनके मुताबिक चेंजेस आनी चाहिए। लेकिन आज का जो एपिसोड है दैट वाज अनवांटेड फ्रॉम बोथ साइड्स। चलें, ये आपका पॉइंट है। जरा मैं समी साहब का भी पॉइंट ले लूं। समी इब्राहिम साहब ने ज्वाइन कर लिया है, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार। समी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम में वक्त निकाला। सर, ये जो फवाद चौधरी साहब हैं, ये अपनी वजारत को देखने के बजाय दूसरों की वजारतों में क्यों टांग अड़ाते हैं? आपको क्या लगता है? देखें, आपके सवाल का जवाब मैं 2 हिस्सों में दूंगा। एक तो आपने ये कहा है कि वो टांग क्यों उड़ाते हैं, ये मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बारे में बात कही है ना, वो बिल्कुल ठीक बात कही है। मुझे ये बताएं कि ये काउंसिल चांद का तो फैसला नहीं कर सकती, ईद के, रमजान के, और हमेशा ही पाकिस्तान में 2-2, 3-3 ईदें हैं और 2-2, 3-3 चांद नजर आते हैं। फिर मुझे ये बताएं, ये कहना कि जी चोर को हथकड़ी लगाना खिलाफ इस्लाम है, ओ भाई चोर है उसके हाथ काट दो, ये कहते हैं हथकड़ी लगाना। प्ली बार्गेनिंग बंदा कन्फेस करता है, ये कहाँ से अन इस्लामिक आ गया? देखें, ये जो एक इनका इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जो काम शुरू किया है ना पाकिस्तान में, ये अपने जस्टिफाई अपने मनसब को, ओहदों को जस्टिफाई करने के लिए हर रोज अजीब किस्म की बयान, हर रोज इस तरह की फजूलियात और जो अहम मामला। देखिए, आप चोरों की रियायत की बात कर रहे हैं और प्ली बार्गेन जो है जिसमें कौम को पैसा चाहिए, जो जरूरत है, उसमें आप रुकावट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो बात जो है ना, मैं फवाद चौधरी साहब कहें या बसरा साहब कहें, 100% मैं इसकी तायद करता हूँ। बाकी दूसरी जो बात है कि जी वो किसी के काम में टांग अड़ाते हैं, मैं थोड़ा सा मैं ये नहीं समझता कि इसका मतलब टांग अड़ाना है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के बारे में एक फेडरल मिनिस्टर अपनी राय का इजहार करता है और उस चीज पर करता है कि जो वाकईतन बहुत महसूस करते हैं, तो हम उसे टांग अड़ाना उसको नहीं कहते। हाँ, फवाद चौधरी साहब अपोजिशन के साथ ताल्लुकात खराब करने में और बहुत सारे अपने पुराने जो उनके साथी रहे हैं सियासी सफर में, उनको प्रमोट करने में इस किस्म के मुतनाज़ा बयान देते रहते हैं। वो वांट्स टू से इन द मीडिया लाइव, वो अपनी जगह पर बात सही है कि वो ये करते हैं, लेकिन ये जो बयान है इसको मैं ये नहीं समझता कि ये टांग अड़ाई है। ये आप हर बंदा यही कह रहा है कि ये कौन लोग हैं जो कहते हैं चोरों को हथकड़ी ना लगाएं और ये गैर इस्लामिक है। और भाई चोरों के तो हाथ काटने का हुक्म है, लेकिन चोर साबित करना भी तो जरूरी है ना समी साहब। हाँ, तो वो जो देखे ना, जो पाकिस्तान का जो निजाम है साबित करने के लिए, जब एक FIR दर्ज हो गई, उस पर वो मुल्जम बन गया, तो उसको हथकड़ी उसको लगनी है, सबको लगती है हथकड़ी। इनके दिल में बड़ा दर्द आ गया चोरों का। वो जो 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम जिनका ये माल लूट के खा जाते हैं दफातर में, काम दर्दी नहीं आई और ये चोरों को हथकड़ी ना लगाएं। अजीब एजेंडा है भाई इनका। तो समी साहब, आप भी समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं इस इदारे की तश्कील 9 होनी चाहिए, तो आपको लगता है वाकई तश्कील 9 होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है। ये करते क्या, बड़ी बड़ी दूरबीनें लेके ये टावर पे चढ़ जाते हैं, चांद देखने की कोशिश करते हैं, चांद फिर नजर नहीं आता। पॉपुल भाई हमेशा अलग ईद करता है या नमाज वो पढ़ते हैं। तो ये फवाद चौधरी कमरी कैलेंडर पर तवज्जो दी जाए, कमरी कैलेंडर के मुताबिक ईद की जाए। नहीं, कमरी देखें, आप उसको ये कमरी कैलेंडर पे करें या आप रोयत को करें देख के, ईद एक दिन हो या 2 दिन भी ईद हो, 3 दिन भी ईद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग रोयत सुन्नत है, अगर कोई चांद देख के ईद करना चाहता है तो ठीक है। और ये इसको ऐसा इशू नहीं बना लेना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में लोग एक ही दिन, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ चांद नजर आता है वो देख ले, रख ले। और वैसे तो हदीस शरीफ ये भी है कि कहीं किसी मुसलमान को ये खबर मिल जाए कि चांद नजर आ गया है, तो उसको चाहिए कि वो रोजा रख ले, ईद कर ले। यानी इसमें जरा ये एक ऐसा इशू है जिसमें खुले दिल से बैठकर आप कोई इज्तिहाद करके कर सकते हैं। और अगर तय ना हो, लोग मुख्तलिफ दिनों पर ये औकात अगर आप ये शुरू करते हैं अपने त्योहार, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई इस्लाम को खतरा नहीं है। सही, जरूरी नहीं है कि आप कवानीन की जो है वो शरई तशरीह दें। मैं एक बात और ऐड करूं। बिल्कुल इस तरह है, जब मजहबी अमूर की वजारत मौजूद है तो मुझे नहीं समझ आती इस्लामी नजरियाती काउंसिल क्या काम कर रही है। अब बहस शुरू होगी ना इस बात पे, और हमें करना चाहिए इन चीज़ों को रिकन्सिडर। एक अखराजात बढ़ रहे हैं स्टेट के और इसके ऊपर हुकूमत को भी नोटिस लेना चाहिए। मैं खुद हुकूमती नुमाइंदा हूँ
और मेरे ख्याल में अब ये होगा। अब इसी तरह आप देखें ना कश्मीर की, लेकिन लोग तो पे ये भी सवाल करें ना, फवाद चौधरी साहब अगर बात करते हैं, बिल्कुल उनका जायज़ हक है, वो कमेंट करें, लेकिन उनकी वजारत ने क्या किया, 1 साल हो गया उनको वजीर होते हुए, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या किया है उन्होंने? मैं उस बात पे आने लगा था। अब देखिए ना कश्मीर की एक वजारत मौजूद है, पूरा सेटअप है, कश्मीर कमेटी काम कर रही है। सो हमें इन चीज़ों को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, हमें डिपार्टमेंट में तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। अब आपने कहा फवाद चौधरी साहब, देखिए फवाद चौधरी साहब को मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो मिला है, पहले इन्फॉर्मेशन था उनके पास, अभी उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसके ऊपर मैंने वैसे देखा है उनकी तो ज़्यादा एक बाकायदा एक सेमिनार हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी कारकर्दगी की बाकायदा तारीफ भी की है, क्योंकि वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल मैक्सिमम उनको 1 साल भी नहीं हुआ उस वजारत के अंदर, या 7-8 माह हुए हैं, तो इतनी जल्दी तो इसमें तब्दीलियाँ वहाँ पे क्या आनी है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल आपकी जो बात कहना चाहती हैं आप, कि जिसका जो काम है अगर वो करेगा तो वो बेहतर होगा, जिसका काम उसी को साझे। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं। समीर इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया, में वक्त निकाला है, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ मजीद भी खबरें उन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। तो एक 18 साल से कम उम्र फर्द अगर वोट नहीं डाल सकता तो नाजरीन वो शादी कैसे कर सकता है? ज़ाहिर उम्र का तयन बहुत ज़रूरी है और इस उम्र के तयन का महकमा पंजाब की जाने से बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है और अब शादी करने के लिए लड़का और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल ज़रूर होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में तरमीम करके किया गया है। तो ये एक्ट है क्या, जाफर बिन यार से जान लेते हैं। जाफर, इस कानून का इतलाक क्या फौरी होगा और ये किस तरह निशानदेही करेगी पंजाब हुकूमत के देहातों में भी बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से चारों सूबों के वज़ीर आला से भी मुशावरत की गई थी और बात की गई थी कि छोटी उम्र की जो शादियां हैं वो बहुत ज्यादा बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत का ये बड़ा इक़दाम है कि पंजाब हुकूमत के महकमा बल्दियात और कानून ने मिलकर मुशावरत की, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि पंजाब में जो है 18 साल से कम उम्र के जितने लड़के लड़कियां होंगे वो बच्चे तस्वर किए जाएंगे और उनकी शादियां नहीं हो सकेगी। इस हवाले से महकमा कानून की जानब से जो एक समरी तैयार कर ली गई है जिसमें ये कहा गया है कि आइंदा जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे और लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो सकेगी। इस हवाले से समरी जो है मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भिजवाई जाएगी और बाद में सूबाई कबीना के इजलास में पेश की जाएगी और हतमी मंजूरी उसको पंजाब समरी के इजलास में दी जाएगी। ब्यूरो एक्ट है 1929 का जिसके तहत ये फैसला किया गया और उसमें ये तरमीम की जाएगी ताकि ये 18 साल से कम उम्र लड़के लड़कियों की जो शादियां हो जाती है उसको रोका जा सके। जाफर बिन यार, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। बसर साहब, बहुत अच्छा इकदाम है और इसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए, लेकिन अब इस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जो असल सवाल है मेरा कि गोठों में, देहातों में छोटे बच्चियों की शादी या छोटी बच्चे की शादी एक उम्र रसीदा शख्स से होना बहुत मामूल की बात है। अब इसको पकड़ा कैसे जाएगा? इसमें पहली बात, बिल्कुल आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि एक मैच्योरिटी की एज होती है, मैं समझता हूँ कि अगर 18 साल मुकर्रर की जा रही है तो इट्स अ गुड स्टेप। और अब आपने कहा कि इशू है इम्प्लीमेंटेशन का। कवानीन तो ऑलरेडी भी बहुत सारे मौजूद हैं, वाकई आपकी बात दुरुस्त है, इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। लेकिन जब ये कानून बन जाएगा, आप देखिए, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, हमारे पंजाब के अंदर एक कानून बना हुआ है कि आप 10:30 बजे से के बाद शादी का इवेंट नहीं होगा और वन डिश होगा। उसके ऊपर मेरी नज़र में 99% अमल हो रहा है। अच्छा, इसी तरह जब एक कानून बन गया है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। अगर इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो डेफिनेटली हुकूमत इसके ऊपर हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉलेज में नहीं आती हैं, लेकिन आजकल चूंकि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, बहुत मीडिया वाइब्रेंट है हर जगह पे, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये कानून बन रहा है बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्द पास होना चाहिए और उसी तरह फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने स्टेप्स उठाने ज़रूरी हों वो हर सूरत में उठाने भी चाहिए। और ये भी एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि सज़ा का तयन भी ज़रा ज़रूरी है, क्योंकि कानून जितना सख्त होगा उस पर इम्प्लीमेंट करना उतना ही आसान होगा। डेफिनेटली उसमें जब आप उसको कानून की शक्ल देंगे तो उसमें ज़ाब्ता फौजदारी किताबें सजा भी आएगी, ठीक है, जो इसको कानून को ब्रेक करेगा या बड़ा अच्छा ये इक़दाम है। अल्लाह करे कि ये कानून बने और उस पर इम्प्लीमेंट भी उसी तरीके से हो। तो प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन अफसोसनाक को दे दूँ, कराची का है NICH हॉस्पिटल, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इनक्यूबेटर में आग लग गई और इस आग लगने के नतीजे में एक नौमौलूद बच्ची जो है वो जाँ बहक हो गई है। मरियम हसन से बात कर लेते हैं। मरियम, अस्पताल इंतज़ामिया ने क्या कहा है, कुछ तहकीकात हो पाई हैं इस वाक़े की? जी हाँ, देखिए बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या जो है आज सुबह
कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जो कि बच्चों का है, कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल में आतिशदगी हुई है। तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब जो है दूसरी मंजिल पर वाक़ आईसीयू में इंक्यूबेटर में जो है आग लगी अचानक से, और इंक्यूबेटर के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस जो है आग में अचानक से जो शिद्दत इख्तियार की, जिसके नतीजे में इंक्यूबेटर में मौजूद नौमौलूद बच्ची आग से झुलसकर जो है जाँ बहक हो गई। डायरेक्टर NICH इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। इंक्यूबेटर में मौजूद ऑक्सीजन के बायस जो है आग भड़की, जिस पर उन्होंने मजीद कहा कि वालिदैन को समझा दिया है। वाक़े पर अफसोस है, ताहम इसकी इंक्वायरी जो है वो शुरू की जा चुकी है कि इलेक्ट्रिक से भी जो है टीम को यहाँ पर तलब किया गया है ताकि वो इंस्पेक्शन कर सके कि आग की वजह जो है वो क्या बनी है। ताहम अमले ने, जो अस्पताल का अमला था, उसने फौरी तौर पर जो है आग पर काबू पाया ताकि आग जो है वो आगे ना बढ़ पाए। ताहम इस वक्त जो है इस केस की जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। महकमा केस की तो इंक्वायरी की जा रही है, लेकिन एक बच्ची, मासूम बच्ची, उसकी जान चली गई। मरियम हसन, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और शौकत बसर साहब, आपका बहुत, आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। नाजरीन, ये चाहिए अस्पताल इंतजामिया को कि तमाम प्रिकॉशंस लें, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है। जिना हॉस्पिटल में गायनी वार्ड में इसी तरह की आग लग चुकी है जिससे जान नुकसान हुआ था। तो ये हॉस्पिटल इंतजामिया का काम है कि इस तरह के प्रिकॉशंस लें, खासतौर पर इस तरह की सेंसिटिव जगहों पर, ICU हो या इंक्यूबेटर हो, यहाँ पर मासूम बच्चे होते हैं, उनकी जान ना जाए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।